कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साहित्यकारों से मुलाकात करते हैं। उनकी लेखनी कब किस बात को पकड़ लेती है और वो फिर अपने कलम के माध्यम से कागज़ पर उकेर देते हैं। बहुत सारी बातें समाज में घटित होती हैं, उन बातों को लोगों के सामने लाना और उन विषयों को उठाना और वो विषय एक किताब का रूप ले लेते हैं। यानी जो भी हमारे मानस पटल पर रहता है वो हम कलम के माध्यम से उकेरने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विषय है साहित्य लेखन समाज की उत्तम सेवा। ये विषय है। इस विषय पर हम आज के मेहमान से बातचीत करेंगे और आज के जो मेहमान हैं वो एक पत्रकार भी रहे हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं युवा और खेल मंत्रालय के लिए भी दी हैं। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर ओपी शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आज का हमारा विषय बहुत विस्तृत है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप हमीरपुर ज़िला के नौदौन तहसील से एक समूह गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बचपन गांव में बीता, लेकिन आज़ादी से पहले आपका जन्म हुआ। बहुत सारी बातें आपके पास बताने के लिए है और अभी 15 अप्रैल 2026 को आपको हिमाचल सरकार की ओर से साहित्य में जो आपकी उल्लेखनीय सेवाएं रही हैं उसके लिए हिमाचल गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। कैसा अनुभव आपने किया उस वक्त? एक सुना दूँ मैं जी। ये तपस्या है साहित्य लिखना जी। और उसको प्रस्तुत करना। बिल्कुल। तो शुरू से ही हमें एक प्रेरणा मिली कि साहित्य लिखें, जी। पढ़ें भी और लोगों को सुनाएं भी। उस विचार को लेते हुए कुदरती क्या हुआ कि मुझे यशपाल जी महान लेखक का जी जीवनी का भी पता लगा और वो हमारे घर आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जी। तो उसी दिन से मुझे था कि मैं इनके जीवनी पढ़ूंगा, लिखूंगा, सब करूँगा। तो उस जीवनी ने मेरे को पत्रकार भी बनाया और उसके बाद मैं लेखक भी बना। जी। और ये जो 50 वर्षों का समय है इसमें जो मैंने काम किया है जी उसी का शायद फल होगा। बिल्कुल। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जी। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन म कलम फल हेतु भूर्मते संगो अस्तव कर्मणि। ये मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ उसका परिणाम ज़रूर अच्छा निकलता है। जी। कुछ ना कुछ तो आप बीज बोएंगे तो जान उगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमने वो ये तो समझा नहीं था, इच्छा नहीं थी कि पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार के लिए हमने लिखा नहीं, लेकिन लिखना शुरू किया और उसका जितना भी हो सकता था उसको लेखनी से लिख करके किताबों में निकाला। एक बहुत लंबा अंतराल आपका रहा है। आपने भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। तकनीकी शिक्षा के कार्यालय में भी आप रहे, वहाँ शिक्षाविद के रूप में आपने काम किया। यानी दूर दूर तक जो है एक साहित्यिक जो वेदना है, साहित्यिक जो अनुभव है वो आपके अंदर बनता रहा। आपने निरंतर लिखना शुरू किया। लेकिन एक साहित्य को, जैसे कि आज का विषय भी है कि साहित्य लेखन समाज की एक उत्तम सेवा है, तो आप कैसे इसको चरितार्थ करेंगे, कैसे आप इसको अनुभव कर रहे हैं? हम समाज में रहते हैं जी। जो कुछ देखते हैं और देखने के बाद उसे महसूस करते हैं जी। उसको हम अपनी लेखनी से कागज़ में उतारते हैं। बिल्कुल। जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी दिखते हैं, बुरा हो रहा है वो भी देखते हैं और उसका निराकरण भी देखते हैं। बिल्कुल। आप किसी जगह पर जाते हैं तो जाने में कितना परिश्रम होता है, क्या कठिनाई होती है, वो उसमें लेखनी से लिखते हैं तो आगे वाले के लिए सुविधा रहती है कि वहाँ जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, ये परिश्रम करना पड़ेगा। तो लेखनी से हम वो समाज की वेदना को लिखते हैं, देखते हैं। गरीब से गरीब आदमी की भी जो समस्या है उसको लिखते हैं ताकि गरीब की समस्या को अधिकारी या जो समाज में उच्च वर्ग है या जो समाज में अच्छा वर्ग है वो गरीब की मदद करे। और ये मदद जो है वो मनुष्य के दिमाग से आती है। मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है,
बुद्धि और नेत्र और कान, जी। ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिससे आप देख भी सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और दूसरे के लिए, भले के लिए लिख सकते हैं, भले के लिए काम कर सकते हैं। अंतोगस्ता ये है कि मनुष्य को जो भी लिखना है, जो भी काम करना है, वो दूसरे के भले के लिए हो। जी। साहित्य का मतलब ये है कि साहित, दूसरे का हित हो। हम आज जो लिख रहे हैं वो आज ही नहीं पढ़ना है, वो तो सदियों तक पढ़ा जाएगा। बिल्कुल, ये निरंतर एक धारा है। हाँ, ये तो एक धारा है कि वो चलती रहेगी और ये ज्ञान का एक भंडार है। हम जो लिखते हैं वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो है वो एक भंडार बन जाता है और मार्गदर्शन बन जाता है। तमाम अगर इस बात पर हम जाएं तो समाज के लिए जितने भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप एक लेखक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि भिन्न भिन्न विषयों को हम उठाते हैं, उसको जन जन तक पहुंचाते हैं। तो जहाँ तक आपके साहित्य की बात है, जब आपके अंदर एक साहित्यकार उत्पन्न हुआ तो वो कब वो वक्त था जब आपने लिखना शुरू किया? देखो, वर्ष 1972 में जी हमने ये कविता लेखन का शुरू किया काम। और कविता लेखन में जब हम पढ़ाते थे, मैं भाषा अनुदेशक था, तो मैं बच्चों को भी वो बताना और उनको कहना तुम भी लिखो भाई। तो उससे वो शुद्धि भी हो जाती थी और कैसा उनको अनुभव होता है ये भी पता लगता था। फिर आकाशवाणी शिमला में मेरे कोई संपर्क हुआ और वहाँ से कविताएं मेरी पढ़ने के लिए कहा गया, ब्रॉडकास्ट हुई वो, और लोगों ने कहा कि अच्छी है कविताएं हैं। और मैं ज़्यादा करके अपनी पहाड़ी भाषा में लिखता था, तो इसलिए उनको एक समय मिल जाता था पहाड़ी भाषा लिखाने का। और 2-3 ज़िलों के लोग जो थे वो पसंद करते थे, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, ये लोग पसंद करते थे, तो मैं वहाँ पर लिखता रहा। और ऐसे वहाँ पर लोग थे, कार्यकर्ता थे जो मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उत्साहवर्धन करते थे। जी जी। और वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो मदद भी करते थे, अगर कोई कमी आ गई तो उसको लिखते थे, करते थे। तो ऐसे उन्होंने विषय भी देना कि इस विषय पर लिखिए, तो मैंने एक रूपक लिखा, प्याकना पुलिया। अच्छा, अपनी भाषा में? अपनी भाषा में। और वो इन्होंने बहुत अच्छा लगा। उसमें ये था कि आदमी जो है वो अंगूठा लगा करके गलती कर देता है, वो अनपढ़ रहे होने की वजह से उसका कर्जा हो जाता है वो। तो ये उन्होंने वो लास्ट में मतलब प्याकना पुलिया, शाम को जो अच्छा हो जाए पढ़ ले, अगर बुढ़ापे में भी पढ़ ले तो भी कोई तो भी हो जाए। कहते भी हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए। शायद इस बात को ही आप संदर्भित कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसमें मातृत्व झलकता है। ऐसा लगता है कि हम एक माँ की गोद में हैं और वहीं हम पले बड़े, वहीं की भाषा, मातृभाषा जो है वो हमारी माँ बोली भाषा है। क्योंकि सबसे पहले हम शब्द ही माँ बोलते हैं। जी जी। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द उसकी ज़बान से माँ निकलता है। और जो बोली है वो हमारी माँ बोली भाषा है, उसमें हम सबसे ज़्यादा बात कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं, सिखाने के लिए भी कह सकते हैं। अब तो भारत सरकार ने नीति में भी, एक शिक्षा नीति में भी कह दिया कि अपनी बोली में बच्चों को पढ़ाओ, सब सिखाओ। जी जी। और मुझे चूँकि भाषा विभाग से संपर्क हुआ, तो वो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि भाई आप भाषा के ऊपर कुछ लिखिए। तो ऐसा हुआ कि 1975 में जब यहाँ आपातकाल लगा हुआ था तो एक डोगरी राइटर सम्मेलन हुआ जम्मू में, अखिल भारतीय डोगरी राइटर सम्मेलन। तो भाषा विभाग ने मुझे कहा कि आप भी वहाँ जाओ और अपने भाषा के कुछ 2-4 कविताएं पढ़ दो। तो मैं वहाँ गया, मैं 10 आदमी मेरे साथ और गए शिमला से, कांगड़ा से, कहीं से भी। तो वो बेचारे कई तो गुजर गए हैं। तो वो गए तो वहाँ पर हमने डॉक्टर करण सिंह से मिले, वो केंद्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे। तो उन्होंने हमें बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया कि आप तो हमारे मामे के गांव के हैं, क्योंकि उनके मामे जो थे पालमपुर में थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत लाइक किया। तो हमने कहा कि अब हमारी पहाड़ी भाषा जो है इसको भी संविधान की सूची में डालिए, क्योंकि हमारी भाषा अभी तक भी संविधान की सूची में नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर की डोगरी और कश्मीरी जो है वो संविधान में है। और वहाँ वो जो भी नौकरी लगती है उसमें वो पहले सर्टिफिकेट लेते हैं कि आपको डोगरी आती है जम्मू की और वो कश्मीरी आती है, तब वहाँ नौकरी लगती है। तो इसके लिए हमें यहाँ प्रयास किया, चलो प्रयास कर रहा है, अभी भी चल रहा है, प्रयास कर रहा है। पर उसमें हमने भी इसीलिए उसमें पहाड़ी भाषा में, अपनी भाषा में कविताएँ लिखी, लेख लिखे,
और गीत लिखे। फिर ये दूसरी किताब भी मैंने पहली किताब लिखी वीर भूमि, इसी उद्देश्य से लिखी कि लोगों को पता लगे। और वीर भूमि की पुस्तक तो ऐसी है, मेरा बहुत मुझे को मदद दी। जब मैं बिहार में गया पटना में, तो वहाँ एक अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन हुआ, तो उसमें गया और उन्होंने कहा कि आपकी किताब है। मैंने कहा ये वीर भूमि किताब लिखी है। तो वो वीर भूमि में यशपाल के ऊपर भी था, और यशपाल को उस इलाके में बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत पूजा की जाती है। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने वो पुस्तक को देखा और मेरे को वो रतन का डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार दिया मेरे को, अलंकरण किया। मतलब पहली किताब को मेरे को लिखा। हाँ, मैं इसी बात को जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जहाँ तक आपकी जो पहाड़ी कृतियाँ हैं वो दो आपकी रचनाएं हैं, जिसमें कि आपने अभी कहा कि वीर भूमि और हमारी सोच है। तो वो जो दोनों ही किताबें हैं, उसमें आपकी जो पहाड़ी भाषा में जो लिखी हुई रचनाएं हैं वो उसमें हैं, और उसके लिए आपको दिनकर पुरस्कार भी मिला है। और इसके साथ ही एक बात और भी आपके मन में रहती होगी, क्योंकि वर्ष 1944 में जो है आपका जन्म हुआ, यानी आज़ादी से पहले आप जन्मे। तो बहुत सारी बातें आज़ादी की भी आपके पास है। आपने बहुत सारे वृतांत अपने बुजुर्गों से सुने होंगे, अपने अध्यापकों से सुने होंगे। तो आपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी लिखा है। तो उसके बारे में ज़रूर आप बताएं। उसके बारे में भी आपकी किताब है, पंडित इंद्रपाल जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके ऊपर भी आपने किताब लिखी है। बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और यशपाल जी उनके साथी थे, और कुदरती वो दोनों ही नदौन के थे। और वो यशपाल जी तो हमारे घर में भी आए, 2 बार घर में आए हुए हैं जी। और एक बार वो आए तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप क्या करते हैं क्या। तो मैं उनको देख रहा था कि उन्होंने टाई लगाई हुई थी। अच्छा। और पहली बार आदमी मैंने टाई लगा करके अपने घर में देखा। अच्छा। तो मैं पिताजी को कहा कि ये वकील होंगे। मैं इतना दिमाग में था कि पंडित नेहरू जी टाई लगाते थे, महात्मा गांधी जी टाई लगाते थे, सुभाष चंद्र बोस सूट पहनते थे, और मोतीलाल नेहरू भी सूट पहनते थे। 3-4 मैंने नाम उनको बता दिए। तो यशपाल जी ने बोला, भाई मैं वकील तो नहीं हूँ, पर मैं भी उसी लेवल का आदमी हूँ। तो मैंने समझा कि बहुत बड़ा आदमी है। तो मेरी में इच्छा थी कि चलो मैं इन स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर लिखा जाए, पढ़ा जाए जी। और शर्मा जी, ये तो बहुत भगवान की कृपा हुई जी कि कोरोना पीरियड में लगा हुआ था, और मेरे को वो यशपाल और इंद्रपाल की असली किताबें मिल गई। इंद्रपाल का कोई साहित्य नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। हिमाचल गवर्नमेंट क्या, पूरी भारतवर्ष में नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि 44 से 46 तक वो बीमार रहे, और 48 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनका पोता है वो समीर शर्मा जी, और बीकानेर में रहते हैं। मैंने उनको कांटेक्ट किया, और उन्होंने किसी तरीके से मेरे को कुछ मटेरियल अपने ट्रंक से पुराने कागज़ दिखा के दिए, जो मैंने लिख करके किताब बनाई उनकी, महान स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल। उनके साथ थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो उनके गुरु थे, सबके गुरु थे वो तो। और वो इतने भयंकर प्रण के थे, उन्होंने प्रण किया था कि मैं अंग्रेज़ों के से नहीं मरूंगा। तो उन्होंने लास्ट में जब वो अंत आ गया, वो नहीं, उनकी गोलियां ख़त्म हो गई, तो उन्होंने एक गोली अपने शरीर में लगा दी। जी। हाँ, ये मैंने उनकी भी स्टडी भी सारी पढ़ी हुई है। और वो आज़ाद कहते थे, मैं आज़ाद ही रहूँगा। तो वो मैंने 44 से लेकर के 48 तक उनका देखा, संघर्ष देखा। मैंने स्वतंत्रता आंदोलन का इसलिए संघर्ष किया क्योंकि हमारे स्कूल, गाँव में स्कूल जो था वो लोअर मिडल था, यानी 6 क्लासें थी जी। और हमारे अगर स्कूल आज़ादी नहीं होती तो हमारा स्कूल हाई नहीं बनता, मिडल नहीं बनता। हाँ, तो ये मेरे को पर्सनली अपने को ही उसका लाभ हुआ। फिर मैंने इन स्वतंत्रता सेनानियों का सारा इतिहास पढ़ा, गहन इतिहास किया, क्योंकि ये उस वक्त का इतिहास कहीं नहीं मिलेगा आपको जी। अभी ये किताब लिख रहे हैं हिमाचल सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, तो उसमें पंडित इंद्रपाल का भी वो लिख रहे हैं, पर उनको कहीं मेरी किताब के सिवाय कहीं कोई मटेरियल नहीं मिला। बिल्कुल। आपने कहा कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन देश की इस आज़ादी के लिए बहुत योगदान है। डॉक्टर ओपी शर्मा, आपने जैसे कि कहा कि आपकी जो रचनाएं वीर भूमि, शिक्षा बोर्ड अध्ययन, और साथ ही राष्ट्रीय चेतना, देवभूमि हिमाचल, हमारी सोच, और स्वतंत्रता सेनानी पंडित इंद्रपाल जो कि अभी जिक्र हमने किया, संकट मोचन हनुमान मंदिर, बाबा मेहरदास, और
तमाम जैसे कि समाज देवभूमि कल्याण, हिमाचल, या इसमें 76 मंदिरों का विवरण है। जी जी जी। तो आप थोड़ा मंदिर के बारे में भी बताएं कि ये किस तरह से आपने इन तमाम, क्योंकि हिमाचल को देवभूमि से जोड़ा जाता है, तो किस तरह से इन मंदिरों का आपने संकलन किया और ये कैसे आपके अंदर ये बातें उत्पन्न हुई कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए? जी जी। ऐसा है शर्मा जी कि मंदिरों में हमारी आस्था है। हमारे पिताजी पुरोहित थे, जी। बुजुर्ग होते होते वो बेचारे लिखते रहे, पढ़ते रहे और लोगों को, तो उससे हमारा यह था कि मंदिरों के बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करें। फिर ये भी था कि हिमाचल प्रदेश में 4-5 मंदिर तो बड़े भारी विख्यात हैं, जी, प्रसिद्ध तो है। मैंने कहा ये हैं और कुछ छोटे भी हैं। और ये सोचा था आज से 50-40 साल पहले कि भाई हम ऐसे यंग नहीं रहेंगे और जा भी नहीं पाएंगे मंदिरों में, जी। तो चलो लिख लेते हैं अपने लिए भी। तो अब भी तो मैंने वो सारा इतिहास उनका लिया, जी। वो कैसे उसके साथ कविता वो हैं, कहानियाँ हैं। जैसे ज्वालामुखी के मंदिर में है कि हमारे अकबर महान आए हैं वहाँ पर, और भी लोग आए हैं, उन्होंने देखा है, ध्यानु भगत हुए कि नदान। जी जी। इसी तरह बाबा मेरदास जी हुए, उन्होंने वहाँ तपस्या की। तो वो एक शिक्षा मिलती है लोगों को भी जी जी। कि तपस्या करने से भी आदमी महान बन जाता है। चलो महान ना बने तो क्या है कि एक अच्छे गुण होते हैं जो लोगों को शिक्षा देते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और वो पूछते हैं। अब बाबा मेरदास है, वो हमारे बुजुर्गों के देवता हैं, उन्होंने तपस्या की हुई है। तो वहाँ पर हम निर्जला एकादशी के दिन हर साल वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, जो कुछ श्रद्धा होती है वो देते हैं। जी, और मैं अपनी तरफ से भी कुछ अनुदान देता मतलब हूँ। जी हाँ, तो इस प्रकार वो जो जितने मंदिर हैं उनकी आराधना वहाँ के लोग करते हैं। आराध्य देव हैं वहाँ के, और उनकी कृपा से वहाँ सुख और शांति रहती है। जी। और बच्चों को भी वहाँ पर शिक्षा मिलती है, ये अच्छे नागरिक बने। कई लोग वहाँ काम करते हैं, उस काम करने से भी उनकी प्रतिष्ठा बनती है। अपने हिमाचल के जो हमारे मंदिर हैं, 12 ज़िले में जितने मंदिर आते हैं, जी जी, सारे ही जो मंदिर हैं बहुत ऊंचे लेवल पर, यानी यूँ कहें कि विश्व भर में उनकी प्रसिद्धि है। आपने उनके बारे में लिखा। हाँ, बाबा देवड़ सिद्ध हैं, बिल्कुल। उत्तरी भारत में बहुत महान अच्छे वो मान्यता वाले मंदिर हैं। और इसी के साथ ज्वालामुखी मंदिर है, चिंतपूर्णी मंदिर है, जी जी। नैना देवी मंदिर है, फिर ये हटेश्वरी मंदिर है, रामपुर का सराहन मंदिर, सराहन जी का, भीमा सराहन काली का मंदिर। भीमा काली मंदिर है। जी जी। मंडी में तारना माता का मंदिर है। तो ये हडिम्बा माता का कुल्लू का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। जी जी। तो ये एक ज्ञान का केंद्र है, लोगों ज्ञान का केंद्र है, और इसकी ऐतिहासिकता जो है बहुत वो ऐतिहासिक हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलती है, और वो किताब के माध्यम से, लेख के माध्यम में उन तक पहुंचती है। आपने बहुत सारी पत्रिकाओं में भी काम किया है, आपने विपाशा में काम किया है, और कई पत्रिकाओं में आपके लेख आए हैं। समाज पत्रों में जैसे गिरिराज की बात करें तो उनमें आपके लेख आते रहते हैं। गिरिराज का तो मैं बहुत आभारी हूँ कि जब गिरिराज शुरू हुआ 77 में, ये जनता पार्टी बनी तो गिरिराज शुरू हुआ, और गिरिराज से मुझे संपर्क किया। भाषा विभाग के एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि वो नया अखबार बना, तो मैंने वहाँ दिया। तो मैंने वहाँ आलेख लिखा, पहला आलेख मेरा लिखा वहाँ पर, वो ये औद्योगिक प्रशिक्षण योजना है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम अंग्रेजी में, तो उसको दक्षकार प्रशिक्षण योजना, वो मैंने लेख लिखा। वो 2-2.5 पेज का वो टाइप्ड पेज था, और उनको मिल गया, उन्होंने सारा छाप दिया। मेरा नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में हो गया, और गिरिराज तो सारी जगह जाता था। जी जी। फिर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि आप ये कृपा करो कि ये अखबार अभी तो कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं लेगा, तो आप स्कूलों और कॉलेज पंचायतों में लगा दो। तो शांता कुमार जी ने बड़े खुश होकर के एक ऑर्डर किया, और वो सारी पहली बार जो अखबार जो है फ्री स्कूलों में और पंचायतों में आई, जो कि आज तक आ रही है। जो आज तक आ रही है। और मैं तब से मैं इस अखबार में लिख रहा हूँ। और नहीं तो मैं जो बड़े आदमी ये साहित्यकार आते हैं उनके मैं सारे साहित्यकारों के बारे में वहाँ पर आलेख लिखता हूँ। जैसे आजकल ये आ रहा है, पिछले दिनों बाबा पाटी बंदा काशीराम जी की जयंती मनाई थी, उससे पहले गुलेरी जी की जयंती मनाई गई, वो मेरा लेख उसमें आता रहता है। और वो एक पिछले उससे पहले उसका आलेख आया था, एक देवी का है, मुझे
मतलब निरंतर आपके लेख निरंतर आते उसमें रहते हैं, लिखता आते रहता हूँ। रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं उसमें, और और उसने मेरे को लेखक बना दिया, जी जी, पत्रकार भी बना ये दिया। बहुत बड़ी बात है जी जी कि आप इतने विस्तृत रूप से सोचते हैं। हाँ भिन्न भिन्न विभागों में काम करने के बाद भी जी जी आप अपनी दक्षता से इन कार्यों को करते हैं। आपने एक किताब और लिखी है, युवा मार्गदर्शन, जी जी जो कि बहुत ज़रूरी है, जी 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 क्योंकि आज युवा जो है जी, समय की इस चकाचौंध में, भाग दौड़ में कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की प्रेरणादायी बातें हैं वो उनको मिलती है और वो आपके साहित्य में मौजूद है। तो कैसे ये प्रेरणा आपको मिली? तो पहले तो मैं पढ़ाता था, तो मैं था, फिर उसके बाद मैं मंत्रालय में लग गया, युवा मामले में, खेल मंत्रालय में। तो उससे मटेरियल भी मिला, मुझे सामान भी मिला, और साथ में हमारी जिम्मेवारी भी थी। इस महकमे का काम ही ये है कि विद्यार्थियों को अच्छे रास्ते पर लाना जी। और उनको शिक्षा देना, रास्ता बताना कि इस तरीके से चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और उस काम करने से मैं और मेरे जो बड़े आदमी थे, उन्होंने इतना काम किया कि वो, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे आदमी हमने निकाले जो इंडिया लेवल के टॉप के आदमी बने। वो उन्हें परिष्कृत करने के लिए आप किस तरह से कार्य करते थे? क्या वो साहित्यिक मटेरियल से आप उनको बनाते थे या उनकी कोई फिजिकल एजुकेशन भी होती थी? उनको शिक्षा देते थे, फिजिकल एजुकेशन देना, शिक्षा देना। जैसे श्रम करना है, श्रम करने का उनको प्रशिक्षण देना, तो वहाँ पर ग्राउंड बनाना है, उसके लिए क्या काम करना होता है, क्या करना है, उसका फायदा क्या है। ग्राउंड तो सारी दुनिया उसका प्रयोग करती है। जी जी जी। तो परमार्थ के लिए काम करना, ये सिखाना उनको। फिर हमने एक टूर किया हरिद्वार में, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो लोग जाते हैं अस्थियां बहाने के लिए, जी जी जी। तो उन आदमियों को उन्होंने कहा कि आप पिताजी के नाम पर या माताजी के नाम पर जिसको लाए हैं, उनके नाम पर आप ये 5 पौधे लगा दो। जी। तो उसने वो 5 पौधे उनको देना, पौधे भी वहीं दे देना, सब कुछ देना। यानी एक किस्म का कि उनके नाम पर हरिद्वार में भी पौधे लग गए, और उस आदमी को वो पर्यावरण के ऊपर इनाम मिला। जैसे हिमाचल गौरव है, इसी तरह वो वहाँ का भी कोई सम्मान होगा। सम्मान मिला उनको, प्रतिष्ठित सम्मान, प्रशिक्षित सम्मान मिला। जी जी। और उनकी राजीव गांधी के साथ मुलाकात हुई, और वो राजीव गांधी ने उसको टीवी में उनका कहा कि तुमने ये काम किया, कहते बहुत बड़ा काम किया। जी जी जी। एक तो उनको पवित्र जगह पर लगाया, और दूसरा पर्यावरण के लिए आपने काम किया, कहते हरिद्वार से। तो उससे वो हम लेक्चर करते थे बच्चों को, ये आप करिए भाई, और उसमें हमने उनको पुरस्कार भी देते थे। और उसमें एक युवा पुरस्कार जिला स्तर का, एक युवा पुरस्कार प्रदेश स्तर का, एक युवा पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का। अच्छा। और जब मैं बिहार में था, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वहाँ एक युवा को मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। हाँ, तो ये हम करते थे ताकि लोगों को, मतलब इस तरह से आप उन बच्चों को प्रेरित करते थे। और जहाँ जहाँ जिस राज्य में आप रहे, आपने एक अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की। समाज कल्याण के रूप में भी आपकी एक किताब है। आपने बहुत सारी संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं इन किताबों में। जहाँ तक आपने कहा कि बहुत समय पहले, जब जिस वक्त दौर नहीं था मीडिया का, आपने दूर दूर के दूरदर्शन में, जैसे कि जालंधर की आप बात कर रहे थे कि पहला मेरा काम था। जी जी। और वहाँ मैंने ये कविता भी पढ़ी, और साथ में मैंने ये भी इच्छा की थी कि भाई ये हमारा कार्यक्रम यहाँ से चले। तो हमने कोशिश भी की उसके लिए, और वो कोशिश भली भांत हुई, और यहाँ के जो नेता थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो हमारा योगदान है इस रेडियो टीवी स्टेशन के बनाने में भी, और हमीरपुर में जो रेडियो स्टेशन बना वो भी, उसमें भी हमारा योगदान है। धर्मशाला में भी रेडियो स्टेशन का योगदान है। आदरणीय पार्षद जी होते थे, MP होते थे, तो उन्होंने वो चलाया हुआ था, और वो 77-78 में तो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ सरकारें आती रही जाती रही। लेकिन हमने ये भी देखा, क्योंकि मूल रूप से जो हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रम है, उसके लिए आपने बहुत कोशिश की। लेकिन अगर संदेश की चलते चलते बात करें, तो क्या संदेश आप युवा लेखकों को देना चाहते हैं, संक्षिप्त? देखो, लेखन जो है ये बहुत बड़ी तपस्या है जी, और बहुत बड़ा ज्ञान है और दान है। हम किताब लिख करके दे दें तो वो सारी उम्र के लिए उसके काम आएगा। जी जी। जी। तो ये हमारे जो लेखक हैं, साथी हैं, वो लिखें जी, और ऐसा लेख लिखें जो आप देख रहे हैं उसको उसके अवगुण हैं वो भी लिखें,
क्योंकि अवगुण सामने आएंगे तो शायद आगे के लिए लोग रास्ता बनेगा। अच्छे बनेंगे। हाँ हाँ। हमारे नागरिक बने जो हैं वो बहुत सभ्य नागरिक बने, बहुत अच्छे नागरिक बने, बुद्धिमान बने, ताकि हमारा अगला समाज जो है, अगली पीढ़ी जो है वो अच्छे लोगों की हो। जी जी जी। ऐसा मार्गदर्शन उसको, संस्कार भी उनको दें, माता पिता से भी संस्कार दें, अध्यापक भी संस्कार दें, हम लेखक भी संस्कार दें। हमने जो लिखना है वो हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए कोई ऐसी बात ना लिखें जिससे उसमें अवगुण, कहीं ना साहित्य में कहीं अवगुण विकृति आए। आ जाए। डॉक्टर ओपी शर्मा जी, आपने बहुत सारी बातें की, जीवन का एक लंबा अनुभव आपने शेयर किया तमाम दर्शकों के साथ। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं का और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद उनको ये अनुभव जो है काम उनको आएगा। शिक्षा देगा, जी। समझदारी देगा। जी। वागधारा कार्यक्रम में आज हमने डॉक्टर ओपी शर्मा जी से बात की, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इन्हें बहुत सारी रचनाएं के बारे में आपको बताया। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।